Hello students, welcome to the first lecture of biology. We will start biology by the chapter cell, the unit of life. My name is Shubham Kaushik and I'm the senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग अब 11th में आए हैं, ठीक है, तो हमको बोर्ड एज वेल एज नीट, ठीक है, सबका फोकस होगा नीट। तो नीट पे कैसे फोकस करना है, नीट का आपको बेसिक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। नीट जो है वो 720 मार्क्स का एक पेपर है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस। ठीक है, उस 90 क्वेश्चंस में बोटनी जूलॉजी दोनों होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों 45 होंगे, मिक्स होगा बोटनी और जूलॉजी का, जिसको हम पूरी तरीके से बायोलॉजी बोल सकते हैं। ऐसा कोई डिवीजन नहीं होगा कि ये क्वेश्चन बोटनी के, ये क्वेश्चन जूलॉजी के, ऐसा कहीं पेपर में लिखा नहीं होगा। हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स होगा और अगर आपने गलत किया क्वेश्चन तो -1 होगा, और अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो वहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। ठीक है, 720 मार्क का क्वेश्चन है, पेपर है। उसमें से हमको गुजरात में अगर डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तो हमें कैसे भी करके 500 अप जो है वो मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब 500 अप मार्क्स लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर वो है बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी हर बच्चे को आगे चल के फिजिक्स और केमिस्ट्री से इजी लगने वाला है जैसे जैसे आपकी क्लासेस लगेंगी। तो अगर वो इजी लग रहा है तो हमें उसे 360 मार्क्स का बायोलॉजी, और 360 मार्क्स में से अगर हम लोग 300 को टारगेट करते हैं तो हम बहुत इजीली जो है डॉक्टर बन सकते हैं, हम इजीली नीट क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको बायोलॉजी को जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास से, उसी तरीके से हमको थोड़ा और डीप में जाना है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे कि ये तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, बट उनको हम थोड़ा डीप में जाना है। नीट किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आप अभी तक 10th क्लास में थे, आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते थे, आप क्वेश्चन लिखते थे और उसका आंसर लिखना चालू करते थे, वहाँ कोई ज्यादा लॉजिकल चीजें नहीं होती थी। यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। ठीक है, और लॉजिकल चीजें ज्यादा होने वाली है। सिर्फ याद करने से, मगअप करने से काम नहीं चलेगा, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। जो आप आगे दल के देखेंगे कि कैसे हमने सेल पढ़ा था, वो 10th क्लास में सेल कैसा था, और जब हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस आए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमको नीट का प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत बेसिकली स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में आपको वही चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिवीजन होगा। फिर हम इसको धीरे धीरे करके लेक्चर बाय लेक्चर थोड़ा डीप में जाएंगे, और फिर नीट के जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अलग से एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे डीपीपी के फॉर्म में, जिससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। पहले मैं एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, ठीक है, जिससे 70 to 80% क्वेश्चन नीट के बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो हमको पहले वो 70% को टारगेट करना है। उसके लिए हमें सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की नॉलेज, एनसीईआरटी याद करने से काम नहीं चलेगा, हमें उसे समझना पड़ेगा, एक एक लाइन, एक एक वर्ड के मीनिंग को समझना पड़ेगा। ठीक है, वो 70% अगर हमारे हाथ में हो गया, उसके बाद हम लोग थोड़ा और डीप में जानेंगे। जो एक्स्ट्रा जो हम पढ़ने वाले हैं वो 30%। ठीक है, तो आपका पहला वर्क है कि हम पहले 70% को टारगेट करें, उस 30% के लिए जो है वो टीचर किस तरीके से कराएगा उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल चैप्टर को। यहाँ पर तो बेसिक इंट्रोडक्शन, यहाँ पर सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको अर्थ पे दिखाई देते हैं, ठीक है, उनका सबका एक फंडामेंटल जो यूनिट है वो है सेल। ठीक है, चाहे वो ब्लू व्हेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, सबके अंदर सेल है। अब कोई यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि हमारे बॉडी में कितने सेल्स होते हैं। अडल्ट ह्यूमन के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितने सेल्स होते हैं। ठीक है, 10⁻², 10⁻10, 10⁻30, 10⁻25, कितने सेल्स अप्रोक्स एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। आगे चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले
जो सेल को डिस्कवर किया वो रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। और उसने जो है कॉर्क जो सेल है उसको देखा, डेड सेल को देखा। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा। किस पे देखा? पुराने जमाने में जो बोतल होता था, बोतल को हम लोग आज के जमाने में भी देखते हैं, शैंपेन का जो बोतल होता है उसके ऊपर एक जो है कॉर्क लगा होता है, वुड का ढक्कन लगा होता है उसके ऊपर, ठीक है। और वो बहुत मुश्किल से निकलता है, ठीक है। तो वो जो कॉर्क है उसको उसने क्या किया, स्लाइस किया, ठीक, उसका पतला सा स्लाइस निकाला और उसको उसने एक सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उसे कुछ ये जो फिगर दिख रहा है बीच में सेंटर में आपको रेड कलर का, वो ऐसा कुछ दिखाई दिया। तो उसने इसको वर्ड दिया सेलुला, ठीक है। अब ये वर्ड सेलुला कहाँ से आया? ये जो वर्ड है सेलुला, ये आया चैम्बर्स से। उनके जमाने में जो वहाँ के जो साधु संत होते थे वो छोटे छोटे रूम्स में रहते थे, ठीक है। और उन रूम्स को वो सेलुला बोलते थे, छोटे छोटे रूम्स को वो बोलते सेलुला। तो जब इसने इस इमेज को देखा तो उसको ये छोटे छोटे रूम्स दिखाई दिए और उसने उसको वर्ड दिया सेलुला, और सेलुला से ये वर्ड हो गया इंग्लिश में आते आते सेल, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है लाइव सेल को देखा, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल, तो हम बोलेंगे रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड लाइव सेल या हु ऑब्जर्व लाइव सेल, तो हम बोलेंगे ल्यूवेनहॉक, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ पे ही बनते हैं। ये कैसे देख पाए? तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम लोग स्टडी करते हैं, जो बहुत नॉर्मल है, हम लोग लेबोरेटरी में ये माइक्रोस्कोप होता है। दूसरा माइक्रोस्कोप जो हमको राइट साइड में दिखाई दे रहा है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत रेयर है, कि सब जगह नहीं होता है, बहुत स्पेशल लेबोरेटरीज में होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्टली ये 20 to 50 माइक्रोस्कोप्स ही होंगे पूरे इंडिया में, ठीक है। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड माइक्रोस्कोप होता है और इसका जो मैग्निफिकेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत छोटी सी छोटी चीज को ये जूम करके बड़ा करके दिखा सकता है, ठीक है। अब जब सेल का डिस्कवरी हुआ उसके कुछ सालों के बाद सेल थ्योरी दिया गया। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम इसको एक बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। ये स्टार्ट किया दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था स्लेडन एंड स्वान, ठीक है। तो स्लेडन ने 1838 में क्या है प्लांट को ऑब्जर्व किया और बोला कि वो सेल्स के बने होते हैं, प्लांट जो है वो सेल्स के बने होते हैं। फिर उसके बाद स्वान जो सेकंड साइंटिस्ट, उन्होंने 1839 में ये बताया कि सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर, उनके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड यूज नहीं किया, बट उन्होंने बोला एक लेयर है। He also found that plant cells have a cell wall. उन्होंने ये भी पता किया कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्लांट के अंदर सेल वॉल भी होती है, ठीक है। He proposed a hypothesis that animals and plants are composed of cells and the products of cells. ठीक है, तो इन दोनों ने ये सेल थ्योरी दिया। उन्होंने बोला कि एनिमल्स और प्लांट जो है वो सेल्स के बने हैं, ये सेल्स के प्रोडक्ट के बने हैं। अब यहाँ पर ये एक चीज बताना भूल गए या एक चीज ये नहीं बता पाए, वो ये कि सेल्स आते कहाँ से, ठीक है, नए सेल्स कहाँ से आते हैं वो ये बताना भूल गए। तो उसके लिए सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया तीसरे साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चाउ। उन्होंने 1855 में बोला कि जो सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स उन्हीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इन्होंने एक दूसरे लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड बोला ओमनिस सेलुले सेलुला, जिसका मतलब है ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और फाइनली सेल थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो सेल थ्योरी की स्टेटमेंट्स अगर हम लोग याद रखने तो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। और दूसरा स्टेटमेंट हमको क्या बोलना है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेल थ्योरी कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चाउ ने क्या किया था, और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। इसमें कभी कभी ईयर भी पूछे जाते हैं, तो हमको ईयर भी याद रखने की कौन सी ईयर में स्टेटमेंट दिए गए, ठीक है। अब ओवरव्यू ऑफ सेल हम लेके चलते हैं। यहाँ पर सारे सेल्स में हम देखते हैं सिंपल जो सेल का डायग्राम होता है, उसमें बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और उसके अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स विद सेलुलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शन अकर दिस कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, ठीक है। तो एक फ्लूइड जो है, जेली लाइक सब्सटेंस जो हर सेल के अंदर भरा होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप एक सेल को जो है अपने घर की तरह जो है कंसीडर कर सकते हैं। जो घर का जो आउटर बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और घर के अंदर जो अलग अलग चीजें उनके अलग अलग फंक्शन है।
सोफा का अलग कुछ फंक्शन है, रेफ्रिजरेटर का कुछ फंक्शन है, माइक्रोवेव का कुछ फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स है, सबके अलग अलग फंक्शन है और सब मिलाकर इस सेल को फंक्शनल बनाते हैं। उसके बाद तो साइटोप्लाज्म हमको सारे लिविंग सेल्स में मिलने वाला है। दूसरी चीज जो सब सेल में मिलने वाली वो है राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन बाउंड जो है ऑर्गेनल्स है और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियम में मिलेंगे और रफ ईआर के सरफेस पे मिलेंगे, उसके अंदर नहीं मिलेंगे, उनके सरफेस पे मिलेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन का बनाना, ठीक है। हम सबको पता है हमारे बॉडी में प्रोटीन होते हैं और मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं कि सोल्जर हमारे बॉडी में कौन है, वो है प्रोटीन, ठीक है। सारे फंक्शन, डीएनए जो है वो डायरेक्ट फंक्शन नहीं करता, आपको याद रखना है। डीएनए जो एक तरीके से बॉस की तरह काम करता है, वो सिर्फ सिग्नल देता है, वो सिर्फ कमांड देता है कि ये करना है, ठीक है। आरएनए उस कंपाउंड जो कमांड है उसको सोल्जर तक पहुंचाता है। जैसे कि आप समझिए डीएनए बॉस है, आरएनए एमआरएनए जो है वो उसका सेक्रेटरी है और जो प्रोटीन्स है वो सोल्जर्स है, वो एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज जो है, सोल्जर्स जो है वो एक्चुअल में काम करने वाले हैं, ठीक है। बट क्या काम करना है वो एम्प्लॉय को नहीं पता। वो सिग्नल जो है, वो ऑर्डर जो है वो डीएनए से ही आएगा और इन एम्प्लॉयज और बॉस के बीच में बात करने के लिए बीच में जो है वो होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इस चीज को हम लोग आगे के चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। स्मॉलेस्ट सेल्स जो हम बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ये स्मॉलेस्ट सेल हो गया। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल अभी तक हमको मिला है नर्व सेल, ठीक है। जो न्यूरॉन जो होते हैं, जो नर्व सेल होते हैं, वो लॉन्गेस्ट उनको मिला है। हमारे बॉडी पे जो होता है वो हमारे जो है एंकल से हमारे हिप तक एक न्यूरॉन होता है जिसका साइज जो है वो 1 मीटर तक होता है। एक ही सिंगल सेल जो है वो 1 मीटर का होता है और हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी सेल्स होंगे जो माइक्रोमीटर्स में होते हैं, ठीक है। तो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड स्ट्रक्चर्स के सेल्स है, उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से कॉमन बैक्टीरिया का जो साइज है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर्स का होता है, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ह्यूमन आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हमारे बॉडी में होते हैं उसका जो एवरेज साइज है वो है 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट हमको हमेशा याद रखने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आएंगे आपके टेस्ट में, आपके क्लास टेस्ट में, आपके कोटा टेस्ट में, इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। अब हम सेल्स को कैसे पढ़ें, तो हमको उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे हम सेल्स को अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं जिससे हम उनको इजीली समझ सकें और पढ़ सकें। आप डायग्राम्स में देख सकते हैं नर्व सेल्स है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कुछ और है। मसल सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ और है, बोन सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ और है, रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पर्म और एग का स्ट्रक्चर कुछ और है, ठीक है। तो सेल्स जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के हैं। बेसिकली हम सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। जिन सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिन सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, जो कि हमारे सेल्स है। जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, या फिर जो कि इनका सबसे कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, एनिमल्स प्लांट जो है वो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। कैसे हम फाइंड करेंगे? अगर ट्रू न्यूक्लियस है, बेसिक माइक्रोस्कोप के अंदर हम सेल को रख के देखेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इनके अंदर हमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा और ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी गायब है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आता है? बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा, जिसको हम लोग माइक्रोप्लाज्मा को पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic.
साइज में बहुत छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई बहुत फास्टली करते हैं, ठीक है। इनका शेप एंड साइज अलग अलग होता है। वैसे बैक्टीरिया में 4 बेसिक शेप्स होते हैं, हम देख सकते हैं। फर्स्ट बेसिलस, ठीक है, रॉड लाइक, जो डायग्राम में आप देख सकते हैं। फोकस जो है वो सर्कुलर होंगे, ठीक है, स्फेरिकल होंगे। विब्रियो जो है वो कॉमा शेप्ड होंगे, थर्ड डायग्राम में हम देख सकते हैं। और स्पाइरलम जो है स्पाइरल शेप होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो है ये 4 तरह के शेप के बैक्टीरिया हमको देखने को मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। सारे बैक्टीरिया के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, ठीक है। ये हम लोग जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बैक्टीरिया को हम डिटेल में वहां पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो हमको बाहर जो है सेल वॉल मिल रहा है, सबसे बाहर हमको कैप्सूल मिल रहा है, उसके अंदर सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो काफी प्रोटेक्शन है, 3 लेयर है प्रोटेक्शन के, और उन तीनों लेयर को हम कंबाइंडली बोल देते हैं सेल एनवेलप, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेल एनवेलप, जिसमें हमें पढ़ना है कि बाहर जो है कवरिंग में क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलग अलग ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, मीजोजोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, पिलाई एंड फिमरे क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, राइबोसोम्स यहाँ कैसे होते हैं, उनके फंक्शन क्या है, और इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर इन सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस जैसा हमको नहीं दिख रहा है। तो डीएनए है वो एक कॉइल्ड है और एक जगह पर फिक्स, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं, न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म है और उसमें कोई भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी जैसी कोई चीजें नहीं दिख रही है। तो सेल बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले सेल एनवेलप, जो बाहर का कवरिंग है, इट इज ए केमिकल कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग जो प्रोटेक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर्स, ठीक है। सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तीनों मिलकर बनाता है सेल एनवेलप, ठीक है। जो एनवेलप एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि उसके ऊपर 3 लेयर है एनवेलप के। तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे ऊपर का लेयर होगा। ये बहुत कंपोजिशन जो है वो थिकनेस की वेरी करेगा इन डिफरेंट बैक्टीरिया, मींस किसी में ग्लाइकोकैलिक्स पतला हो सकता है, किसी बैक्टीरिया में वो थिक हो सकता है, मोटा हो सकता है, ठीक है। इट इज स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर थोड़ा स्टिकी और थोड़ा जेली लाइक लेयर होगा, ठीक है। और कैप्सूल भी हो सकता है, थिक एंड टफ भी हो सकता है, दोनों तरीके का ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब ग्लाइकोकैलिक्स लेयर हम पार कर जाएंगे, उसके बाद हमको डायग्राम में देखने को मिल रहा है जो है सेल वॉल, ठीक है। वो मिडिल लेयर है, ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बीच में है सेल वॉल। इट गिव्स शेप टू द सेल। बैक्टीरिया का जो शेप हमने पढ़े थे, 4 तरह के शेप है, तो सेल वॉल डिसाइड करेगा, वो शेप को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग, ठीक है। वो बैक्टीरिया बस्ट ना हो जाए, जो है स्क्वीज ना हो जाए उसको, ये सेल वॉल का मेन फंक्शन है, शेप को मेंटेन रखना, ठीक है, और उसे बस्ट होने से बचाना। उसके बाद थर्ड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनर लेयर है। इट इज अ सेमी परमेबल इन नेचर, ठीक है। सेमी परमेबल मींस वो कुछ चीजों को अलाउ करेगा अंदर आने के लिए, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड, वो बाहर के साथ इंटरेक्ट करेगा, कौन सी चीजों को बैक्टीरिया को बाहर से एब्जॉर्ब करना है, कौन सी चीजों को रिलीज करना है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन को रिलीज करना है, जो फूड प्रोडक्शन को अंदर लेना है, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसी तरीके से जो हमारा जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है, याद रखना हमारे अंदर कोई ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल नहीं होता है ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर। हमारे ऊपर जो सबसे ऊपर लेयर हमारे स्किन पे में दिख रहा है, सेल के ऊपर दिख रहा है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इनका कंपोजिशन अलग हो सकता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट जो है वो सेम होता है, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या ह्यूमन, ठीक है। अब बैक्टीरिया के केस में सेल एनवेलप के बेसिस पे हम लोग जो बैक्टीरिया है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बाय टेक्निक कॉल्ड एज ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने एक टेक्निक बनाया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो बैक्टीरिया के जो एनवेलप है उसके बेसिस पे हम 2 तरीके के बैक्टीरिया फाइंड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो एक लेबोरेटरी प्रोसेस होता है
जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसा डायग्राम जो माइक्रोस्कोप हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। जो ग्राम पॉजिटिव है वो कुछ पर्पल कलर के ब्लूइश हमको दिखेंगे, और जो ग्राम नेगेटिव है वो हमको थोड़ा रेडिश पिंकिश कलर दिखाई देगा। ठीक है, इसका प्रोटोकॉल क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। जो बैक्टीरियल स्मीयर है, एक हमने एक स्लाइड लिया, ग्लास स्लाइड आपने देखा होगा, उसके ऊपर हमने बैक्टीरिया का स्मीयर बना दिया, उसको थोड़ा ड्राई किया। अब लेबोरेटरी में उसके ऊपर हम लोग क्रिस्टल वायलेट एक डाई आता है उसको 30 सेकेंड डालेंगे। ठीक है, फिर बैक्टीरियल स्टेन को हम लोग ब्लूइश पर्पल हो जाएगा वो। ठीक है, तो पानी से हल्के से वॉश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आयोडीन स्टेन उस स्लाइड के ऊपर डालेंगे, तो 0.5% सोल्यूशन होगा। ठीक है, उसको वहां पर फिक्स कर देगा। उसके बाद थर्ड सॉल्यूशन हम डालेंगे क्रिस्टल वायलेट आयोडीन। ठीक है, अब उसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट आयोडीन। उसके बाद 1 मिनट के बाद हम उस स्लाइड के ऊपर अल्कोहल डालेंगे। अब कुछ बैक्टीरिया रिटेन करेंगे स्टेन को, जो स्टेन है ब्लूइश पर्पल वो रहेगा। ठीक है, जो हमने पीछे वाले में देखा था, कुछ स्टेन में जो पर्पल स्टेन रहेगा, और वो जैसे यहाँ पे नाम दिया स्टेफाइलोकोकस, तो वो कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेफाइलोकोकस क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। जिनका कलर चला जाएगा, जब अल्कोहल डाला जिनका कलर चला गया, फिर उनके ऊपर हम लोग डालेंगे सेफ्रानिन और वो पिंक कलर के हो जाएंगे। ठीक है, और वो कहलाएंगे ग्राम नेगेटिव। इस टेक्निक के थ्रू हम लोग बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी सेल वॉल के बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो स्टेन को रख पाता है या स्टेन अल्कोहल डालने के बाद निकल जाता है। ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है वो कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, वो हमको आगे चल के पढ़ना है। ठीक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का लिया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग और डिटेल में इस प्रोकैरियोटिक सेल के एनवेलप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके सारे ऑर्गेनल्स को स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को ये पढ़ लेना है एनसीईआरटी से। जो मैंने अभी इस लेक्चर में पढ़ाया वो आप सिर्फ चीज एनसीईआरटी से पढ़िए, और जो भी डाउट है वो आप यहाँ पर डिस्कस हमसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।